बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शाहीन सिद्दीकी। आज हम जिस मौजू पर, जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको ये कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है। यानी कि आपको आपके आज़ा अंदर से फेल कर दिए और उसके बाद आपको पता चलता है कि अचानक आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। ज़ैबितीज़ के बारे में कहा जाता है कि इसकी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि आज़ा आपके फेलियर की तरफ चले जाते हैं और उसको आपको उस वक्त पता चलता है जिस वक्त आप रेनल फेलियर या हार्ट अटैक, दिल का फेल हो जाना, या आपकी बिनाई अचानक चली गई, आपके पैर में ज़ख़म अचानक रोनुमा हुआ और इतना बढ़ गया, इस हद तक बढ़ चुका कि आपके पाँव जो है वो कटने की नौबत आ जाती है। ज़ैबितीज़ के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मरीज़ों की तादाद है वो 3 करोड़ 30 लाख है, जबकि 2 करोड़ 30 लाख अफराद की मतलब एक तरीक़े से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, वो मतलब नुमायाँ हो चुके हैं, पता चल चुका है कि वो ज़ैबितीज़ का शिकार हैं। लेकिन मसला ये है कि 1 करोड़ अफराद हम अभी तक पता नहीं कर सके हैं कि 1 करोड़ अफराद जिनको पता ही नहीं है कि वो इस मर्ज़ का शिकार हैं या इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, यानी कि प्री डायबिटीज़ जिनको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पर वो मौजूद है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो ज़ैबितीज़ का शिकार हो गए। ऐसे भी हमने बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं काफ़ी एमरजेंसीज़ में कि वो मरीज़ लाए जाते हैं और उनको पता चलता है जब वो रेनल फेलियर पे चले जाते हैं या हार्ट अटैक का मर्ज़ होता है या उनका ज़ख़म कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो उनको पता चलता है कि वो कई सालों से ज़ैबितीज़ का शिकार थे। सालाना जो है वो 2 लाख अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका पाँव कट जाते हैं सालाना, जबकि 81,000 इमवात होती हैं ज़ैबितीज़ की पेचीदगियों की वजह से। जो पेचीदगियाँ लाक होती हैं उनमें 81,000 अफराद ऐसे हैं जो सालाना उनकी हलाकतें होती हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। ख़वातीन इसलिए शामिल हैं कि वो अपने मर्ज़ की केयर नहीं करती। मर्द हजरात फिर अपनी केयर कर लेते हैं, मेडिसिन वक्त पर ले लेते हैं, लेकिन ख़वातीन अपनी मेडिसिन जो है वो वक्त पर नहीं लेती। आज हमने आलमी दिन पूरी दुनिया में 14 नवंबर को ज़ैबितीज़ का मनाया जाता है। हम इसी 14 नवंबर के हवाले से हमने अपने स्टूडियो में आज माहिरीन को दावत दी है। हम तारुफ़ करवाते हैं अपने माहिरीन का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़मान शेख, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, माहिर इमराज़ ज़ैबितुस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ कराची, माहिर इमराज़ क़ल्ब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तीसरे गेस्ट हमारे डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फॉर्मिवो से इनका ताल्लुक़ है और ये एक प्रोजेक्ट है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ का। हमारे साथ मौजूद है शहजाद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है फॉर्मिवो ने कि 1 करोड़ जो मरीज़ हैं उनकी सर्चिंग के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। सर, सबसे पहले मैं प्रोफेसर ज़मान साहब की तरफ आती हूँ और उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि ज़ैबितीज़ की 2 अक़साम हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ तो बहुत कम तादाद हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हम कहते थे कि बच्चों में ये सिर्फ होती है, लेकिन आज हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ 10 साल 12 साल के बच्चों में भी है। तो मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त डायबिटीज़ की पाकिस्तान में और ये मर्ज़ किस तरह लाहक होता है? जी, जिस तरह आपने फरमाया टाइप 1 टाइप 2 2 आम किस्में हैं। इसमें सिर्फ 5% टाइप 1 होते हैं, 95% टाइप 2 होते हैं। तकरीबन पूरी दुनिया में ये सूरत हाल है। किसी किसी मुल्क में 10% या उससे ज़्यादा है, जैसे फिनलैंड है, वहाँ टाइप 1 जो अफराद हैं मरीज़ हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है। वैसे 5% है पाकिस्तान में, मतलब बहुत कम है। तो मगर बहुत कम है मगर सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि उनको इंसुलिन लगती है। डे 1 से लेके डायग्नोसिस हो गई, ज़िंदगी के आखिरी दिन तक
कम से कम 2 दफ़ा इंसुलिन लगती है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा। टाइप 2 के मरीज़ जो होते हैं वो अमूमन 20 साल के ज़्यादा उम्र के होते हैं और वो ओबीज होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है और उनमें अलामात इतनी आस्ता आस्ता ज़ाहिर होती हैं कि उनको खुद को पता नहीं चलता जब तक वो शुगर टेस्ट न करें और कंफर्म न करें। तो इसलिए वो धोखे में रह जाते हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं होता, कोई अलामात नहीं होती और शुगर शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने कहा ना कि देखें अगर 18% है टोटल मिलियन, तो उसमें तकरीबन 10% के करीब ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। 8 से 10 मिलियन उनको पता, उनको डायबिटीज शुरू हो चुकी है मगर उनको इल्म नहीं है कि उनकी डायबिटीज है, क्योंकि सर्वे जब कराते हैं तो पहले पूछते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं है। फिर हम टेस्ट करते हैं तो उनकी 400-300 निकल आती है शुगर। तो ऐसे भी अफराद हैं टाइप 2 में और ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि शुगर स्टार्ट हो गई तो कॉम्प्लिकेशन उसी दिन से स्टार्ट हो गई, बल्कि उससे पहले ही स्टार्ट हो गई। अब उसको इल्म नहीं है, डायग्नोस नहीं हुई है, तो वो दवाएं भी नहीं खाता, वो वर्जिश भी नहीं करता, वो डाइटिंग भी नहीं करता, तो ला इल्मी में वो समझे कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है। जो अभी आपने जिक्र किया कि गुर्दे ख़राब हो जाते हैं बड़ी खामोशी से, कोई तकलीफ गुर्दों में नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई यूरिन पास करते हुए तकलीफ नहीं होती, जलन नहीं होती, पेशाब का रंग चेंज नहीं होता और गुर्दे फेल होते जाते हैं। जिस तरह दीमक लकड़ी को आस्ता आस्ता खाता है, बिल्कुल इस तरह। और ये परमानेंट डैमेज होता है। एक दफ़ा शुगर की वजह से गुर्दों पे या आंखों पे या हार्ट पे या दिमाग पे असर पड़ गया तो वो परमानेंट होता है, वापस नहीं होता। फिर शुगर कंट्रोल करेंगे कुछ अर्सा, फिर अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगी आउट ऑफ कंट्रोल तो फिर वो उसी पॉइंट से आगे बढ़ेगा और वो दिन आएगा जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉम्प्लिकेशन बर्स्ट हो जाती हैं। पता चलता है गुर्दे फेल हो गए, आंखों की बीनाई खुदा न खास्ता हमेशा के लिए चली गई और उस वक्त वो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए मरीज़ को कि ख़ासकर वो मरीज़ जो रिस्क पे है, रिस्क हाई रिस्क है, वो कौन से हैं जिनको शुगर होने का ख़तरा है। मसलन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, वालदेन को या भाई बहन को या कज़न को, चचा को शुगर हो चुकी है, वो जेनेटिकली 50% डायबिटिक हो चुके समझे। उसके बाद 50% लाइफ स्टाइल पे कंट्रोल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनको फिर जैसे पता चले कि डे 1 से शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 110 से कम रखेंगे, रैंडम ब्लड शुगर 140 से कम रखेंगे और HbA1c जो दुनिया का वाहिद टेस्ट है जो माजी का हाल बताता है, 3 महीने गुजर गए उसमें कितनी शुगर थी वो बताता है आपको, वो 7% से कम रखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह नहीं होगी। सही। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अकरम सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इमराज़ क़ल्ब भी हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इमराज़ क़ल्ब की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिनमें हम देखते हैं कि तकरीबन 60-65% जो है वो डायबिटिक हैं और जो अचानक जिनको हार्ट फेलियर होता है उनमें भी तादाद जो हमने एमरजेंसी में केसेस देखे हैं जिनकी बात हो जाती हैं वो सबसे ज़्यादा डायबिटिक हैं। तो हमें बताइएगा कि डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक किस तरह होता है। पेन तो इनके होते नहीं है क्योंकि ये पेनलेस हो जाते हैं, इनको सीने में तकलीफ़ नहीं होती। तो किस तरह की इनकी मतलब अलामात होती हैं डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक की, और इस वक्त सूरत हाल क्या है कि अगर हम डायबिटीज़ हो गई है तो उनको किस तरह दिल के अमराज से बचाया जाए डायबिटीज़ के मरीज़ों को। आपका बहुत शुक्रिया। पहले डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी और ये गुर्दों का होना और स्ट्रोक और फालिज का, ये सब अलग अलग एंटाइटी में आया जाता है। अब मॉडर्न साइंस और तिब के अंदर इन सब को मिलाकर जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ऐसा होता नहीं है कि किसी को बहुत अरसे डायबिटीज़ हो और उसको कोई और प्रॉब्लम ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर हम बाकी कॉम्प्लिकेशंस को हटा भी दें तो जो लोग डायबिटीज़ की वजह से, उनकी पेचीदगियों की वजह से जिनकी डेथ होती है, उनमें से 80% लोग एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से होते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से स्ट्रोक, कैरोटिड बंद हो जाना, गुर्दों का बंद हो जाना और वहाँ सप्लाई ख़त्म हो जाना, हार्ट की सप्लाई बंद हो जाना, ये तमाम पेचीदगियाँ हो सकती हैं। आप देखिए कि 81,000 पीपल यू आर सेइंग कि वो हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, तो 81,000 की में जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से फौत हो रहे हैं वो उसके 80% हैं।
तो कितनी बड़ी तादाद है। सही। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करें नॉन डायबिटिक्स के साथ, तो उनके अंदर इस कॉम्प्लिकेशन से यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की कॉम्प्लिकेशन से मरने वालों की तादाद तकरीबन 30% है। तो आप ये देखिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल और उसकी थिकनेस को बढ़ जाना, उसकी वजह से आप दिमाग का सप्लाई भी कम हो जाती है, दिल की आर्टरीज भी बंद हो जाती हैं, गुर्दों को जाने वाली आर्टरीज भी बंद हो जाती हैं, और आंख के पर्दे की तरफ जाने वाली आर्टरीज के अंदर भी क्लॉट और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक मल्टी फोल्ड एरियाज हैं। इसी तरह हार्ट अटैक की जो तादाद है वो 4 गुना ज़्यादा है डायबिटिक्स में। 4 गुना ज़्यादा लोग जो हैं उन लोगों की जिनको डायबिटीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, ये दूसरा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई डायबिटिक है, उसको 4-5 साल हो गए हैं और वो हाइपरटेंसिव ना हो। अमूमन वो हाइपरटेंसिव होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि जो डायबिटिक लोग हैं उनके अंदर जैसे पैर चोट लग गई तो पैर में लगा तो उनके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से पेन नहीं होता या एहसास नहीं होता। इसी तरह जब उनको चेस्ट पेन होता है या हार्ट अटैक होता है तो आम तौर पे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक में हो, लेकिन आम तौर पे उनको पसीने आते हैं, सीने पे घुटन होती है और गैस जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो हमारे पास जो लोग आते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा मैदा ख़राब है, हमारे सीने में जलन हो रही है, जबकि वो उनको डायबिटीज़ होती है और उसकी वजह से उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही वो डायबिटीज़ है जिसके अंदर जो मेनोपाज पे औरतें जारी होती हैं, उनको जो प्रोटेक्शन ईस्ट्रोजन की वजह से हासिल होती है, वो डायबिटीज़ की वजह से उनके अंदर जो ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है और वो हाइपरटेंसिव और हार्ट अटैक का शिकार हो जाती हैं। सही। मैं आऊँगी शहजाद फैसल साहब की तरफ, डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के वाले से। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा, डिस्कवरिंग डायबिटीज़ आपका प्रोजेक्ट कब आपने लॉन्च किया, और 1 करोड़ अफराद की आप सर्चिंग करना चाह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में पूरी तादाद जो 1 करोड़ अफराद हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं या हो चुके हैं, उनकी आप लोग सर्चिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो फार्मिवो ने लिया है। ज़ाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी एक उन्होंने महसूस की और अपनी आवाम के लिए ये काम किया, कार खैर के लिए। मुझे बताइएगा किस तरह आप लोग इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, इसके क्या मतलब ये कि कितने लोग आपके साथ हैं, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी भी आपके साथ है, इसके साथ काम करिए। तो मुझे थोड़ा सा इस डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के वाले से मुझे बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ इस प्रोजेक्ट जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, इसका आगाज़ मार्च 2021 में हमने किया, और ये एक जॉइंट वेंचर था पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड फार्मिवो का। और जैसे कि डॉक्टर ज़मान ने बताया कि जिस तरह प्रीवलेंस ऑफ डायबिटीज़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो हमारे पास डाटा एटलस का मौजूद था उसके मुताबिक 19 मिलियन पेशेंट डायबिटीज़ के थे, और करेंटली जो भी लेटेस्ट डाटा जो भी एटलस का भी 2021 का आएगा उसके मुताबिक 33 मिलियन पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ का शिकार हैं। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 50% पेशेंट को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या उनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस प्रोजेक्ट के पीछे आइडिया बिल्कुल यही था कि वो पेशेंट जो अनडायग्नोज्ड हैं या हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ हो सकती है, उनको ट्रैक किया जाए और उनको कनेक्ट किया जाए क्वालिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर के साथ, जो उनकी काउंसलिंग भी करे, जो उनकी रिस्क असेसमेंट करे और उसकी स्क्रीनिंग उन पेशेंट्स की जाए, और उसके बाद उस पेशेंट को कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट किया जाए थ्रू टेलीमेडिसिन। और इसमें हमारा जो मेजर फोकस एरिया था वो रूरल एरियाज़ थे जहाँ पे डायबिटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने टेलीमेडिसिन हमने इस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया है, ताकि तमाम पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, उनको हम लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट से कनेक्ट कर सकें। तो इसके लिए अब हम किस तरह, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ डिस्कवरिंग डायबिटीज़ प्रोजेक्ट की। इसकी जो टैगलाइन है ट्रैक, कनेक्ट एंड सर्व। तो ट्रैक किस तरह हम पेशेंट को करते हैं, इस पर हमने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी अवेलेबल हैं उनको हमने यूज़ किया है। इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, उस पर रिस्क असेसमेंट कैलकुलेटर मौजूद है, जो कि बहुत ही आसान 3 से 4 सवालात हैं जिसमें उसके जवाबात देखकर आपको ये पता चल सकता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको डायबिटीज़ हो सकती है। सोशल मीडिया के साथ साथ हम मासेस पे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमने जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं हमने उनको टारगेट किया है। हमने जितनी लीडिंग फार्मेसीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, हम वहाँ पे शुगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान एंडोक्राइन ने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्पेशली डॉक्टर इब्रार साहब का, कि उन्होंने हमें बड़ा हमारे साथ ताउन किया।
और अवेयरनेस के लिए हम स्पेशल जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनके वीडियो मैसेजेस जो हैं हम सोशल मीडिया पे इसको रन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम ट्रैक कर सकें। आपकी कोई हेल्पलाइन भी है इस हवाले से? जी जी बिल्कुल। मैं नेक्स्ट यही था कि जो हमारा इसकी टैगलाइन है कनेक्ट को हम उसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि फिर एक हेल्पलाइन है जो कि टोल फ्री नंबर है 0800-66766। इसमें कोई भी पेशेंट कॉल करता है तो वहाँ पे एक क्वालिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर उसको पेशेंट को अटेंड करता है और वो सबसे पहले उसका काम यह है कि वो रिस्क असेसमेंट जो एक फॉर्म है वो पेशेंट से 4 सवालात पूछता है। अगर उसका स्कोर 4 या उससे ज़ायद है तो फिर उसकी स्क्रीनिंग की तरफ उसको भेजते हैं और फिर उस पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है और उसके बाद हम उस पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट से। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमने लास्ट मंथ अगर हम देखें मोर देन 25,000 पेशेंट को हमने पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन किया है और एनुअली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने प्लान किया है 1 मिलियन पेशेंट को हमने पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन करना है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। दोबारा सवालात का एक आगाज़ करते हैं। ज़मान साहब मुझे ये बताइएगा कि ज़ैबिटीज़ से बचा किस तरह जा सकता है? अगर एक आम फर्द है जिसके घर में माँ को भी डायबिटीज़ थी या वालिद को भी डायबिटीज़ थी या ख़ानदान में हिस्ट्री मौजूद है, तो बाकी अफराद डायबिटीज़ से किस तरह बचेंगे? देखिए, जिस तरह पहले जिक्र किया गया 2 टाइप होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 अलग बीमारी है, उसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन एक टर्म है, वो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बीटा सेल लबलबे में जो वाहिद फैक्ट्री हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो तबाह हो जाते हैं। सही। तो न होते हैं बीटा सेल, न इंसुलिन सिक्रेट होती है, तो उनसे बचाव तो मुमकिन नहीं है। मगर टाइप 2 जिस तरह पहले जिक्र हुआ 50% जेनेटिक है, 50% माहौलियाती या एनवायरमेंटल है। तो देखें, जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते। कोई बेटा अपने बाप से नहीं कह सकता कि अब वो आपने बंगला नहीं छोड़ा हमारे लिए, दौलत नहीं छोड़ी, बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, शुगर छोड़ गए वर्षे में, ये नहीं कह सकते क्योंकि वो मोरूसी आ गई जीन्स में। मगर 50% जो माहौलियाती हैं, एनवायरमेंटल हैं, वो लाजमन हम चेंज कर सकते हैं और करना चाहिए। जिनके पेरेंट्स या ब्रदर या कज़न वगैरह कोई डायबिटीज़ है, वो 50% समझे कि पैदाइशी डायबिटिक हो चुके हैं। अब सिर्फ उनके डायबिटीज़ के खुलने की देर है माहौलियाती फैक्टर की वजह से। अब जब हम लाइफ स्टाइल कहते हैं या माहौलियाती फैक्टर कहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, तो हमारे 3 मकसद होते हैं। एक तो वज़न को कम रखें, दूसरा कम खाएं, वो भी सोच समझ के खाएं। अब ऐसा ना हो कि कम खाएं और बिरयानी, जर्दा और पुलाव, ये कोई गोला कबाब टाइप खाते रहें, तो वो भी सोच समझ के हेल्थी फूड खाएं। और तीसरा ये है कि अपनी दवाएं पाबंदी से इस्तेमाल करें। दवाएं अगर डायबिटिक हो गए हाँ हैं हो गए तो एक हो गया वजन, एक हो गया खाना पीना, एक वर्जिश। एक्सरसाइज आधा घंटा हमें लाजमन करनी चाहिए। और देखिए ना, हमारे पास अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं, सारे का सारा नींद को छोड़ के हम दूसरों की खिदमत करते रहते हैं हमेशा। मगर आधा घंटा हमें अपने लिए देनी चाहिए, अपने आप को तोहफा देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। वो सिर्फ वर्जिश है। वर्जिश कर रहे हैं मीन्स वो अपने आप पे खर्च करें आप, बाकी सारी जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करें, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। या वर्जिश कर लें या वॉक कर लें। वर्जिश 40 मिनट की बिल्कुल ब्रिस्क वॉकिंग वर्जिश ही है, बल्कि बेहतरीन जो वर्जिश है वो ब्रिस्क वॉकिंग है। आधा घंटा सुबह सवेरे खुली हवा में ब्रिस्क वॉकिंग करें, वजन कम रखें और खाने का सर, अगर सुबह किसी को टाइम नहीं मिलता तो वो शाम में भी कर सकता है, रात में भी कर सकता है वॉक? जी देखें, बेहतरीन टाइम तो सुबह का है नाश्ते से पहले, मगर जाहिर है कि कुछ ऐसे है कि उठते ही देर से हैं बहुत, तो उनके लिए फिर बेस्ट टाइम जो है वो रात के खाने से 2 घंटे के बाद है। और अगर फिर प्री डायबिटिक या डायबिटीज हो जाए तो फिर गोलियां भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी शुरू से ही। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो डायबिटिक हो जाते हैं, जैसे बिलफर्ज 2 साल हुए मुझे डायबिटीज़ हो गई,
तो जैसे आप बीटा सेल्स की बात कर रहे थे, तो क्या हमारा लबलबा के जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू होते हैं, या वो सही इंसुलिन देते नहीं है, या हमारे जिस्म में ऑब्जर्व नहीं होती? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए टाइप 2 की बात हो रही है अभी, उसमें 50% बीटा सेल पहले ही डैमेज हो जाते हैं जिस वक्त डायग्नोसिस होती है पहली दफ़ा। सही। 50% जेनेटिकली, 50% बीटा सेल ख़त्म हो गए। अब टाइम के साथ साथ जो बचे खुचे बीटा सेल हैं वो भी ख़त्म होते रहते हैं। अब जो 50% बच गए हैं उनको हम बचा सकते हैं। सही। कैसे बचा सकते हैं? देखिए ना, एक टाइप 2 में वर्ड आता है रेजिस्टेंस, इंसुलिन का रेजिस्टेंस। यानी देखिए ना, एक ऐसा है कि एक ताला है, उसकी चाबी तो है मगर ताले में जंग लगा हुआ है, सही। वो चाबी ताले पे असर नहीं करती, तो रेजिस्टेंस है ताले में। तो इस तरह बॉडी में भी रेजिस्टेंस हो जाता है मोटापे की वजह मोटापे से। की वजह से। जितना आदमी ओबीस होगा उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलिन होगी भी सही तो असर नहीं करेगी। तो 50% जो इंसुलिन बची हुई है वो भी उस पर असर नहीं करती बॉडी पे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, जंग लग गया एक तरीके से ताले सही। में। और टाइप 1 में चाबी गुम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो इंसुलिन होती नहीं है। तो होती वो है। अलग मामला है, ये अलग मामला। मगर चूंकि कॉम्प्लिकेशन एक जैसी है इस दोनों की, तो दोनों बीमारियों को हमने साथ रख दिया है। सही। मतलब टाइप 1 की हम बात करें तो वो तो सिर्फ 5% है, लेकिन 95% तो टाइप 2 डायबिटीज़ है। जिस तरह जेनेटिकली वो हमारे अंदर मुंतकिल हो रही है, और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, या हम जिस तरह का फास्ट फूड खा रहे हैं, या हम चहलकदमी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बिल्कुल चलते नहीं हैं, पेट बढ़ गया है, सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अकरम साहब की तरफ आऊँगी। सेंट्रल ओबेसिटी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी सेंट्रल ओबेसिटी, इस वक्त हम स्कूल के अगर बच्चों की बात करें तो वो सारा दिन लैपटॉप में लगे हैं या मोबाइल पे लगे हैं। मतलब जो एक एक्सरसाइज स्कूलों में हुआ करती थी, जैसे बच्चे खेल कूद मैदान में, उनका एक पीरियड होता था बाकायदा 40 मिनट का, और वो बच्चे खेल कूद में लगाते थे, आज वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है उसकी शरह। क्या गवर्नमेंट को कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए कि स्कूलों का खास तौर पे स्कूलों का चेक एंड बैलेंस किया जाए, क्योंकि 45% बच्चे हैं जो मोटापे का शिकार हैं, और सेंट्रल ओबेसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में। तो हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले हैं कि स्कूलों में एक चेक एंड बैलेंस हो जाए, उनका लंच चेक किया जाए, उनकी एक्टिविटी चेक की जाए? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया। इस सवाल का जो ताल्लुक़ है वो दो चीज़ों से है। एक कि अवेयरनेस पैदा करना, और दूसरा लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। अगर आप दुबई चले जाएं तो वहाँ दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है, मस्जिदें भी हैं और ऐसी जगह भी हैं जहाँ मुसलमान जाना पसंद नहीं करते हैं। उनको अवेयरनेस है, जो जहाँ जाना चाहता है उसको पता है मुझे कहाँ जाना है। तो अगर बच्चों में बजाय इसके कि हम वहाँ जो कैंटीन है या चीज़ें उनमें कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें, सब चीज़ें बंद कर दें, वो ज़रूरी है, लेकिन उनके साथ साथ आप बच्चों में ये जुस्तजू होती है, जो चीज़ मना करते हैं वो ज़रूर लेते हैं। लेकिन अगर उनके हिसाब के अंदर या उनकी चीज़ों के अंदर आप ये चीज़ मैनेज कर दिया जाए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, वो आपसे पूछे, वो पूछ सकता है, अम्मा आज आपने ये चीज़ नहीं बनाई, मेरी डाइट बैलेंस नहीं है, बजाय इसके कि फ्रिज से वो एक मशरूब की बोतल उठा के ले आए और आके जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दे। वो ये पूछ ले कि माँ आज आपने मेरे लिए बैलेंस डाइट नहीं बनाई। या स्कूल का लंच जो जाए तो बच्चा खुद कहे कि नहीं इसमें आप ये फाइबर नहीं डाला आपने, आज मेरा ये नहीं किया आपने। तो ये अवेयरनेस हमें उसको निसाब से होगा, माँ बाप के सिखाने से होगा। जिस तरह के माँ बाप बच्चे को कहते हैं गंदी चीज़ आप वहाँ जाएँ डस्टबिन में डालें, डस्टबिन में डालें, जब वो बड़ा होता है तो हाथ में कागज़ लिए घूमता है कि डस्टबिन मिल जाए और मैं डालूँ उसमें, उठा के नहीं फेंकेगा। वो स्टैब्लिश हो चुका होता है। अगर उसको बचपन से ही आदत डाल दी जाए कि मीठा कोई चीज़ नहीं है, हम मीठे के बगैर भी दूध पी सकते हैं, हम मीठे के बगैर भी चाय पी सकते हैं, हम मीठे के बगैर भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिठाई वगैरह की जगह हम फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाएगी तो बड़े होकर न सिर्फ वो खुद करेगा बल्कि अपने दोस्तों और अपने आने वाली जनरेशन के भी ये ट्रांसमिट करेगा। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को चाहिए और सब लोगों के साथ मिलके वालिदैन को भी चाहिए कि पूछें भाई आपने यहाँ जो वेंडर लगाया है वो क्या क्या चीज़ें दे रहा है, बच्चों को हेल्दी फूड दे रहा है क्या, यहाँ सेब दे रहे हैं क्या, या फ्रूट दे रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं, मकई दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं जो कि बच्चे के लिए बेहतर है, बजाय इसके उसको जो है हाई स्क्रीन्ड कंडेंस टाइप ऑफ जो है उसको मशरूब दिए जाएँ। तो वो स्कूल की इंतज़ामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर ये करना चाहिए। और अभी हमारी कल बात हुई थी, साहब भी बैठे थे वहाँ, हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मौजूद थे, जहाँ पे उन्होंने ये तजवीज़ दी कुछ लोगों ने
कि ये जो पैसा है जो कि इन पे टैक्स लगा के किया जा सकता है मशरूब पे, उसको इसी चीज़ की प्रिवेंशन पे खर्च करना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर वो अवेयरनेस पैदा हो और उनको जो है वो हेल्दी डाइट स्कूल में दी भी जाए और उसकी तरबियत भी दी जाए। बल्कि बच्चे हमने देखा है कि वो टीचर्स की बात अपनी ज़्यादा मानते हैं जी। अगर हम घर में देख लें, वो एक दफ़ा शरारतों में माँ की बात नहीं मानेंगे, लेकिन टीचर की बात वो इस तरह ऑब्जर्व करते हैं। अगर टीचर्स उनको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे कि आपके लिए सेब कितना अच्छा है आपकी सेहत के लिए, या आपके लिए फ्रूट कितने अच्छे हैं, या आप चहलकदमी करेंगे, आप भागेंगे दौड़ेंगे, आप बार बार मोबाइल पे गेम देखेंगे तो आपके लिए कितना नुकसानदेह है। तो अगर स्कूलों में भी थोड़ा सा इसको हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर थोड़ा सा काम करे तो इस पर बहुत काम हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक टारगेट है कि 45% बच्चे हमारे मोटापे की तरफ चले गए हैं, यानी कि आइंदा 5 साल या 10 साल में वो बच्चे ज़ियादतीस का शिकार होंगे। यानी कि हम आइंदा अगर 10 साल के बाद देख लें तो हम फिर तीसरे या दूसरे नंबर पे खड़े हैं पाकिस्तान, क्योंकि 45% बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो अगर 10 साल के बाद वो बच्चे कॉलेज लाइफ में आते हैं तो वो डायबिटिक हो गए, यानी कि 20 साल की उम्र में अगर उनको डायबिटीज़ हो गई तो इसका मतलब ये है कि उनको 10 साल के बाद कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगे। तो हम अगर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर अगर थोड़ा सा काम कर ले तो मेरे ख्याल से इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ये देखिए कि आपसे बड़ों में या हमारे बचपन में जो स्कूल थे, वो स्कूलों के बाद बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, ठीक है। आजकल भी लॉ के मुताबिक आप एक घर बनाते हैं तो आपको 25% एरिया उसका ओपन रखना पड़ता है। तो स्कूलों की रजिस्ट्रेशन ही उसी सूरत में हो जब उसके साथ लाजमी ग्राउंड हो, जिस तरह मॉल की रजिस्ट्रेशन उस वक्त होती है जब उसके साथ पार्किंग लॉट हो। तो जब आप स्कूल की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस वक्त आप 2 कमरों के स्कूल की रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके साथ कोई जगह नहीं होगी खेलने की, या उसका वहाँ को खेलने का इंडोर गेम का ही बंदोबस्त नहीं होगा, तो फिर वो कैसे कहाँ जाके करेंगे। तो इससे से उनके अंदर जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, एक तो डाइट की वजह से, दूसरा उस चीज़ की वजह से। देखें बड़े बड़े स्कूल्स पहले और आज भी कैडेट कॉलेजेस में या ऐसे स्कूल जिनमें हम पढ़े थे, उनके अंदर ग्राउंड्स थे और 4 बजे बुलाया जाता था बाद में कि आपने 4 बजे आके खेलने आना है। तो वो चीज़ अवेयरनेस जो है वो पैदा नहीं हो रही है अब आजकल। मिशाइन में थोड़ी सी अकरम सुल्तान साहब और आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बिल्कुल सही कहा। मेरा स्कूलिंग NJV हाई स्कूल था, और उस वक्त न सिर्फ NJV हाई स्कूल कराची में बल्कि हर स्कूल में लाजमन प्ले ग्राउंड होता था। उसमें PT होती थी, एक्सरसाइज होती थी, क्लास होती थी 1 घंटे की, बाकायदे लाजमी वर्जिश करनी है जाके। अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, छोटे छोटे बंगले हैं उसमें स्कूल हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप बात को आगे बढ़ाता हूं कि बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा ये जड़ है। क्यों कि जिस तरह आपने कहा कॉम्प्लिकेशन शुगर की स्टार्ट होती है तकरीबन 10 साल में। अब अगर 20 साल में बच्चे को शुगर स्टार्ट हो गई तो 30 साल में एवरेज कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई, और कॉम्प्लिकेशन का मतलब है गुर्दे खराब होना, हार्ट अटैक होना, आंखों की बीनाई चले जाना। तो देखिए 30-35 साल वो उम्र है जिसमें आदमी या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या रोजगार कमाता है अपने लिए पीक पे और फैमिली के लिए। अब उसमें आप कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गए तो आपकी इनकम कम हो जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चों में ओबेसिटी, जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि 15 साल के बच्चे को टाइप 2 होगी। अब हम जिस तरह आपने कहा 10-12 साल के बच्चों में टाइप 2 देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, मैं आऊँगी शहजाद फैसल साहब की तरफ। शहजाद साहब मुझे ये बताइएगा, आप लोग स्कूलों पर भी ये काम कर रहे हैं, मतलब आपने काफ़ी स्कूल्स पे काम किया है, वहाँ जाके बच्चों को ब्रीफिंग दी है, स्कूल में आप लोगों ने बाकायदा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। मुझे बताइएगा किस हद तक आप स्कूलों में काम कर सके हैं अभी तक डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। डिस्कवरिंग डायबिटीज़ की लाइन एक्सटेंशन अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की है, डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फॉर किड्स। और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने स्कूल्स के अंदर इस अवेयरनेस को प्रमोट करना है, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा बात होती है, और इसके साथ साथ जंक फूड है और एक्सरसाइज का डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, तो इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फॉर किड्स। और इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनमें हम कोशिश करेंगे, यहाँ हम अवेयरनेस पे हम बात करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि निसाब में शामिल होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निसाब में आना शुरू हो जाएंगी तो फिर उनके जो लाइफ है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फॉर किड्स, इसमें भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हेल्दी लाइफ को हमने प्रमोट करना है, जंक
फूड से लोगों को अवॉइड करना है और उसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि जिस तरह आजकल बच्चे बहुत यूज्ड टू हैं बर्गर और पिज़्ज़ा के हवाले से, तो और जो हेल्दी फ्रूट्स हैं या हेल्दी वेजिटेबल्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है उनकी लाइफ पे, और किस तरह वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी चीज़ों पे बेस करता है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर, प्रोफेसर ज़मान साहब की तरफ आऊँगी। सर, मुझे बताइएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो 95% जिसकी तादाद है, इसमें क्या पेचीदगियाँ लाहक होती हैं मरीज़ों को? किस हद तक पेचीदगियाँ होती हैं और किस तरह की पेचीदगियाँ होती हैं? देखिए, टाइप 1 टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ एक जैसी हैं। तो देखिए ना, शुगर का मर्ज दुनिया का मीठा तरीन मर्ज है, क्योंकि पूरी बॉडी मीठी होती है। मगर अगर 4-5 ख़तरनाक बीमारियों के नाम लिए जाएं टॉप पे, तो शुगर का नाम फिर उन ख़तरनाक बीमारियों में भी आता है। सही। और ये ख़तरनाक या खौफनाक इसलिए बीमारी बन जाती है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं। अच्छा, देखिए, हाई ब्लड शुगर एक जहर के तौर पे काम करता है, स्लो पॉइजन। अब शुगर जो है या ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज है मगर हम उसको शुगर कहते हैं। ग्लूकोज गाड़ी में जिस तरह पेट्रोल होता है ना, इस तरह हमारी बॉडी में तवानाई फराहम करता है। ग्लूकोज ना हो तो हम आस्ता आस्ता स्लो के ख़त्म हो जाएं। ग्लूकोज बहुत कम हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है, होती है बल्कि। एक ऑक्सीजन है, एक ग्लूकोज जो 24 घंटे हर वक्त चाहिए। बाकी भी चीज़ें हैं मगर ये सबसे इम्पोर्टेंट दो हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म, जिस तरह पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी में होती है। अब देखिए, एक हद तक तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉडी को चलाती है, तवानाई पेट्रोल फराहम करती है। मगर अगर उसकी एक्सेस हो जाए, नॉर्मल से बढ़ जाए, तो यही मीठापन जो है, जो एनर्जी है, वो जहर बन जाता है। तो वो जहर जो है हर पूरी बॉडी पे असर करता है। मगर उसके जो असरात ज़्यादा होते हैं, अलामतें होती हैं, वो हम कहते हैं वाइटल आर्गन। वाइटल आर्गन का मतलब है कि तमाम अहम जो उज़्व हैं हमारे, आँखें, दिल, दिमाग, गुर्दे और टांगें, तो ये वाइटल आर्गन्स है, इन पे ज़्यादा असर करती है। और सबसे ख़राब बात जो है वो ये है कि बड़ी खामोशी से कहीं भी कोई दर्द नहीं होता। सही। अब टांगे जो है ना, टांगे इस तरह सुन हो जाती हैं कि आप कील भी चुभ देंगे पाँव में तो पता नहीं चलेगा मरीज को, चप्पल उतर जाती है पता नहीं चलता। तो और गुर्दे फेल हो जाए, जिस तरह पहले मैंने कहा कि मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है गुर्दे में, एक छोटी सी पत्थरी है वो भी गुर्दे में इतना दर्द करती है कि आदमी उछलता है। सही। इसमें कोई दर्द होता ही नहीं है। आंखों की बीनाई इसलिए हट जाती है कि एक देखे ना, एक तो मोतिया है, मोती की बात नहीं हो रही है, वो तो आसान है, उसका इलाज भी 15 मिनट का है और इतना महंगा भी नहीं है बहरहाल। मगर ये बात हो रही है आंखों के पर्दे की, जिसको रेटिना कहते हैं। उसमें दर्द महसूस करने की हिस्से नसें नहीं होती, तो चाहे टूट फूट जाए आंखों का पर्दा, दर्द होता ही नहीं है, तो मरीज लाइल्मी में होता है। और जिस तरह करम सुल्तान साहब ने कहा कि हार्ट अटैक होता है तो वैसे सख्त दर्द होता है। ये दर्द जो है खुदा की नेमत है, क्योंकि दर्द होता है तो हम काम छोड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। दर्द अगर न हो तो हमें इतने बिजी हैं, मसरूफ हैं कि हम उसकी परवाह नहीं करते। तो ये कॉम्प्लिकेशन अगर शुगर कंट्रोल हो तो फिर ये या तो नहीं होती या बहुत मामूली होती हैं और कई साल के बाद हो जाती हैं। सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं कराची से, मोहम्मद अली सलमान साहब, तो उनसे पूछते हैं कि उनका कॉम्प्लिकेशन के हवाले से क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन सकते हैं हमें? जी सुन रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा नाम अली सलमान है। मैं जो तीनों साहिबान हैं उनमें से कोई भी एक साहब मुझे जवाब ये दे दे कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ पिछले 3 साल से। वो भी जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया अपने प्रोग्राम में कि वो मुझे पता नहीं था, मेरे दांत में तकलीफ हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा यार आप पहले शुगर टेस्ट करा। तो मैंने उससे कहा भाई कि आप कैसे कर, मुझे शुगर है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप चेक करा दो। शुगर में टेस्ट कराई तो शुगर निकल आई। अब मसला ये है डॉक्टर साहब कि मैं इंसुलिन नहीं लेता। अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है लोगों की
कि आप जो है ना ये ग्लूकोसेज या जो भी शुगर की टैबलेट है वो छोड़ के इंसुलिन ले लें, मजे करें, जो चाहे खाएं जो चाहे पिए। क्या ऐसा है कि इंसुलिन लेने वाला जो भी चाहे खाए पिए और फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती? इज दिस करेक्ट वर्जन और नॉट? अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जमान साहब से हम पूछेंगे। सर, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि इंसुलिन इस्तेमाल करेंगे तो अब उसके बाद किसी दवा का असर नहीं रहेगा, और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमारे गुर्दे फेल हो जाएंगे इंसुलिन से। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंसुलिन के बारे में, तो इसके बारे में हमें बताइएगा। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सब कहते हैं कि सर ये दवाएं ये तो गर्म है, इसके तो साइड इफेक्ट हैं। क्यों? कि लिटरेचर में साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, गूगल पे पढ़ो साइड इफेक्ट हैं। तो हम कहते हैं भाई हर चीज़ के साइड इफेक्ट हैं। आप खाना खाते हो उसके भी साइड इफेक्ट हैं। नमक ज़्यादा खाओगे ब्लड प्रेशर होगा, चिकनाई ज़्यादा खाओगे हार्ट अटैक होगा, खाना ज़्यादा खाओगे मोटापा होगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो खाने के भी साइड इफेक्ट हैं, हर चीज़ के साइड इफेक्ट हैं। मगर देखिए, दवाओं के साइड इफेक्ट देखिए लाखों करोड़ों में एक को होते हैं, और वो शदीद नोयत के नहीं है, वक्ती तौर पे होते हैं। अगर शुगर के साइड इफेक्ट देखें जिनको हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, तो वो शदीद नोयत के, जिस तरह जिक्र हुआ। अब बिनाई का हमेशा के लिए चले जाना खामोशी से, गुर्दे हमेशा के लिए फेल हो जाना, डायलिसिस पे चला जाए, फालिज हो जाना, पूरी जिंदगी मोहताज हो जाए, टांगे कट जाना, जिंदगी भर मोहताज हो जाए। तो ये साइड इफेक्ट हैं शुगर के। तो अगर आप दवाएं या इंसुलिन नहीं लेंगे तो शुगर के साइड इफेक्ट होंगे जो बहुत ज़्यादा शदीद हैं। तो गोलियों के साइड इफेक्ट या तो नहीं होते या लाखों में एक को होते हैं, और वो शदीद नोयत के नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए ना, ये जो हमारी दवाएं हैं जिसको सो कॉल्ड अंग्रेजी दवाएं कहते हैं या एलोपैथिक दवाएं, ये रिसर्च वाली हैं। अगर लाखों में एक को भी कोई साइड इफेक्ट हो तो उनको लिखना पड़ता है कानूनी तौर पे। तो बेहतर है कि वो दवाएं खाएं जिन पे रिसर्च हो चुकी है और साइड इफेक्ट मिनिमल होते हैं, उस पर न जाएं। और इंसुलिन लेने से बाद में कोई दवा असर नहीं करती, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखें, टाइप 1 का इलाज तो है इंसुलिन। जिंदगी के यानी जिस तरह डायग्नोज हुई उस दिन से लेके जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको डेली इंसुलिन लगेगी, और कोई इलाज है ही नहीं अभी तक इस वक्त तक। मगर टाइप 2 में 8-10 साल गोलियों पे चल जाता है आदमी, वहाँ भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और जब इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो वो लेनी चाहिए, क्योंकि बीटा सेल आपके ख़त्म हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि गोलियां अगर ज़्यादा देंगी उस वक्त तो वो नुकसान ज़्यादा करेंगी, फ़ायदा कम करेंगी। तो उस वक्त इंसुलिन आपके लिए आप हयात है, वो आपको लेनी चाहिए। एक कॉलर और हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं आप? जी, मैं मुर्तज़ा हुसैन बात कर रहा हूँ। मुर्तज़ा, आपका क्या सवाल है? मैडम, मैं तकरीबन 4 साल से, गुज़िश्ता 4 सालों से शुगर टाइप बी का पेशेंट हूँ। सही है। डॉक्टर ने मुझे डायमेक्रोन MR सजेस्ट करी हुई थी, मैं उसको ले भी रहा हूँ। लेकिन मेरी जो शुगर है वो, हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं आपका सवाल। मेरी जो शुगर है वो तकरीबन बढ़ी हुई रहती है और वो नीचे नहीं आती, जिसकी वजह से मेरे जो क्या कहते हैं सर में शदीद दर्द रहता है, और क्या कहते हैं मुझे नींद की बड़ी प्रॉब्लम है। सही है। और अजीब सी तबीयत मेरी रहती है, मतलब यानी गिरी सी तबीयत रहती है। मैं इसका जवाब हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सर अकरम, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि कोई मेडिसिन उनको असर नहीं करी होती, लेकिन वो प्रॉपर अगर वो क्लिनिक मतलब मौजूद है महल्ले में तो वहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद 1-1.5 साल उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन वो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। हालांकि इसकी बड़ी अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उनकी किसी दवा से कंट्रोल नहीं हो रही तो उसके बाद उनकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो इसके बारे में हमें बताइएगा कि थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए अगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है डायबिटीज़। देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं एक तरह से। वैसे तो डॉक्टर जमान साहब बहुत प्रोफेसर साहब ज़्यादा काबिल हैं सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन जो एक स्टडी हुई जिसके मुताबिक ये देखा गया कि वो लोग जिनको हार्ट अटैक एक हो चुका है और वो लोग जिनको एक दफ़ा नई शुगर आई है,
उनमें जब लॉन्ग टर्म स्टडी 20 साल के लिए की गई तो पता ये चला कि जिन लोगों को शुगर थी उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी उन लोगों के मुकाबले में जो कि एक हार्ट अटैक के बाद के रिस्क फैक्टर में था। इसका मतलब उन्होंने कहा कि एक आदमी जिसको शुगर डायग्नोज हुई उसको जो रिस्क फैक्टर है वो एक हार्ट अटैक हुए हुए आदमी से भी ज़्यादा है। सही, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही डायबिटीज़ होती है डायग्नोज, तो अब जो है सिर्फ डायबिटीज़ की दवाई उसको नहीं दी जाती, उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी दी जाती है चाहे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, उसको कैल्शियम एंटागोनिस्ट और एसी इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं चाहे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, उसको एंटी प्लेटिलेट यानी डिस्पिन भी दी जाती है चाहे कि उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म न हुआ हो, अलॉन्ग विद उन चीज़ों के। तो ये अब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन गया है। दूसरा ये दवाई ये कह रहे हैं कि मैं डायमेक्रॉन एमआर खा रहा हूँ, एक दवाई का उन्होंने नाम लिया है कि उससे मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। देखिए पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि शुगर लेवल क्या है। हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 80 to 100 जो है बेस्ट है। इसी तरह हमारा जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 150-140 से लो जो है वो बेस्ट है, और हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 6.5 से नीचे जो है वो बेहतर है। तो ये चीज़ें अगर उसकी हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो पहले उसको डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी शुगर की दवाई का भी ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है उसको दवाई बढ़ानी पड़े, हो सकता है वो परहेज ना कर रहा हो, वो चीज़ें मैनेज ना कर रहा हो, तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर से या तबीब से रब्ता रखना चाहिए जो कि डायबिटीज़ की कंट्रोल में ट्रेंड हो, ताकि उसको कंट्रोल। और ये भी हो सकता है कि वो उसकी कंडीशन जो है इन गोलियों से बढ़ के दवाई के इस्तेमाल और परहेज के अलावा इंसुलिन की तरफ जा रही हो, तो ये चीज़ें इसको किसी डॉक्टर से मिलकर इसको फिजिकली चेक करके फिर की जा सकती है। देखिए छोटी सी बात अर्ज करूं सर के एक्सटेंशन में कि देखें आपकी शुगर कंट्रोल करना आपका काम नहीं है, आपके डॉक्टर का काम है। आपका काम है डॉक्टर से रुजू करें, उनके मशवरे पे अमल करें। आपको क्या पता शुगर कैसे कंट्रोल की जाती है, तो गारंटी तो नहीं है कि एक गोली खाएं और शुगर कंट्रोल हो जाए। शुगर की गोलियों के 8 किस्में पाकिस्तान में मौजूद हैं, 8, उसमें 3-4 हम साथ दे सकते हैं, मगर कौन सी गोली किस आदमी को किस गोली के साथ दें वो आपका फैसला डॉक्टर करेगा। तो कोई वजह ही नहीं है कि शुगर कंट्रोल ना हो, आपको अच्छे से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करते हैं, अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। प्रोफेसर ज़मान साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब माहिर अमराज़ क़ल्ब हमारे डायरेक्टर हेल्थ भी हैं कराची, बहुत शुक्रिया सर मैं आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शहजाद फैसल साहब डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फॉर मीवो से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया शहजाद फैसल साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कॉम्प्लिकेशन के हवाले से हमारी मज़ीद एपिसोड हमारे माहिरीन इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।